नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि आप 2-4 मिनट में स्टूडेंट उठ जाना और थ्योरी है चूंकि, तो कॉन्टिन्यूटी में ही हो, ठीक है। अच्छा जी, एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी इनिशियली मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे नीचे लिखी हुई हैं, मैंने मिसाल के तौर पे कहा था, जो नीचे नहीं लिखी हुई थी वो मिसाल दी थी, प्रॉपर्टी डीलर को जो आप कमीशन पे करते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है। आप ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी घूम रहे हो, आपका पेट्रोल लग गया काफ़ी ज़्यादा, वो भी क्या है आपके लिए, हो सकती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ज़रूरी खर्चा था, ठीक है, आप ढूंढ रहे थे, मिल गई, आप डाल दें उसमें। खैर मिसाल दे रहा हूँ, आप करने को ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइज परचेज प्राइस, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे काट ही, दोबारा आ रहा है, इसको ना यहाँ से काट रहा हूँ मैं, वो कह रहा है मैं नहीं जी, ये यहाँ से ये लाइन काट दें, ये मैंने इतनी ज़्यादा लाल लाइनें लगाई है कि पता नहीं लगना कि क्या काट रहे हैं, इसलिए काट दिया कि नीचे ऐड हो गया ना, तब ज़रा सिंपल हो जाएगा। इन एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट इट्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस, प्रोफेशनल फीस, परचेज प्राइस एंड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वही वाली बात। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस होती है, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट सच एज कमीशन वगैरह, ठीक है, डन। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इन, ये तो पढ़ा दिया था, ये हो गया था। अच्छा, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, ये मैंने कहा था रीड ऑनली करें, और इसमें कुछ नहीं निकला होगा इसलिए पढ़ा भी नहीं रहा, क्योंकि एक मिनट, ये वाली बात तो पता नहीं लगनी चाहिए थी, ये पता लगे भी ना तो अच्छी बात है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, तो जिस दिन IAS 8 पढ़ोगे, जिस दिन नहीं, उस पहले दिन तो नहीं समझ आनी, मतलब जब 3-4 दिन इसमें गुजर चुके होंगे IAS 8 में, तो बेशक खुद आगे पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। इनफैक्ट वहाँ पे कम से कम 2 सवाल ऐसे करवाने हैं आपको, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम कॉस्ट मॉडल पे से रीवैल्यूएशन मॉडल पे, या रीवैल्यूएशन मॉडल से रीवैल्यूएशन कह रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे या फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल पे स्विच करेंगे, तो हम कहेंगे ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, और उसके अंदर IAS 8 को अप्लाई करेंगे तो खुद ये याद आ जाएगा आपको, पॉइंट आज पढ़ लेना, इसको क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली करेंगे, इसलिए फिलहाल पढ़ो ही मत, ओके डन। तो अभी फिलहाल सिर्फ क्या है, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू मॉडल भी है और कॉस्ट मॉडल भी है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज चूजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन आगे एक्सेप्शन है, वो कहां पे है जाके, ये कहीं पे वो पैरा भी था, चले खैर छोड़ें। ये बहरहाल इंपॉर्टेंट बात है, क्या जो पॉलिसी भी चूज करो वो ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर लगाओ, ये नहीं कि एक पे लगा दिया एक पे नहीं। फेयर वैल्यू मॉडल अगर चूज कर लिया है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर फेयर वैल्यू मॉडल लगना है। लेकिन बीच में एक वो जो था ना एक्सेप्शन थी, वो क्या थी, ये इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन कॉन्टिन्यूइंग बेसिस, नहीं हो सकेगी जी इसकी, द एंटिटी शैल मेजर दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग कॉस्ट मॉडल इन IAS 16। तो ये क्या है, एक मिनट इधर देखना, ये आपने ऐसे नहीं करना, ये यहां मैंने क्या लिखा, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्टियन। अब यूं पढ़े जी, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एंटिटी में चूज कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन जनरल रूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द चोजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। IAS 16 में भी वो ऑल करता था, लेकिन ऑल PPE नहीं कहता था, कहता था होल क्लास पे। लैंड अगर एक क्लास ऑफ एसेट है तो सारे लैंड्स को रिवैल्यू करो, चाहे बिल्डिंग्स को ना करो, चाहे प्लांट मशीनरी को ना करो, चाहे इक्विपमेंट को ना करो। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद ही एक क्लास है, यूं समझ लो, इसके ट्रीटमेंट अलग थे, वरना PPE के अंदर इसको भी फेंक देते हैं हम, वैसे बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड अलग बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये तो खुद समझो एक क्लास ही है। तो अगर फेयर वैल्यू
या कॉस्ट, जो भी मॉडल सिलेक्ट किया है तो वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? एक्सेप्शन, जा रही एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे करके जा रहे हैं ना। एक्सेप्शन जरा आगे जाने दें। एक्सेप्शन, 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 और एक्सेप्शन क्या है? इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अदर देन एन इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ें फिलहाल, ये मैं समझाऊंगा जब तो सब समझ आएगी ना, फिलहाल इसको छोड़ें। इफ एन एंटिटी, ये आपने नहीं काट देना, मैं समझाऊंगा ये। अच्छा, वैसे इसको काट भी तो कोई मसला नहीं, असल में ये बात इधर पड़ी है, इधर तो ये यहां समझानी है, तो यहां पर वो कह रहा है इसके अलावा वाली, तो बस ठीक है ना, वो अलग जो समझ लिया तो काट ही दो इसको बेशक, बल्कि इस ठहर जाओ, इसका यूं करो, इधर लो, ये ब्रैकेट जो है ना ये हमने काट दी। अब बाकी पढ़ो। क्यों काट दी? क्योंकि ऊपर बात अलग की हुई है, वो वैसे ही बस बीच में नीचे वो किताब में आई के लिखा हो तो मैंने भी ऐसे ही डाल दिया जी। इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिलायबली मेजरेबल बट एक्सपेक्ट्स द, सॉरी ये गलत वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, नीचे वाली थी। इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स that fair value of investment property is not reliably measurable on a continuing basis, the entity shall measure that investment property using cost model। तो कितने गया साड़ा स्कॉर्पियो, ये जो गुजरांवाला वाली प्रॉपर्टी थी, सॉरी गवादर वाली जो प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने कॉस्ट मॉडल लगाया था। अच्छा, मैं डिस्क्लोजर्स अभी पढ़ाने आज तो नहीं पढ़ा सकूंगा, डिस्क्लोजर्स के अंदर ना इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज थी, इनमें से एक में कॉस्ट मॉडल है। तो क्यों है हम बताते हैं जी, ये गवादर में है, ये फलां प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन देते हैं जी, ये फलां प्रॉपर्टी है, गवादर में है और इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती है, वहाँ पे अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, और रेंज बताते हैं। वैसे हमारा अंदाजा है कि 10 लाख से 15 लाख, अब वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि 10 से 15 कैसे रिकॉर्ड करें, एग्जैक्ट फिगर नहीं ना होती, ठीक है ना। तो इस तरह की 3-4 एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो फेयर वैल्यू मॉडल था सबके ऊपर, लेकिन उस एक के ऊपर हमने कॉस्ट मॉडल लगाया। खैर, इसको हमने क्या किया जी, इसको हमने रख लिया कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पर डिटर्मिनेबल ही नहीं थी। डन हो गया, सही है। उसके बाद वो कहता है, ये बात जो मैं भूल गया था, जो मैंने सही कराई है, क्या? The residual value of such investment property shall be assumed to be 0 and the entity shall continue to apply SOLA until disposal of such investment property। तो मैंने कहा था अगर आप इसको कॉस्ट मॉडल पे रख लेते हो, मजबूरी के दर्जे में कॉस्ट मॉडल पे रख लेते हो, हालांकि फेयर वैल्यू मॉडल बाकियों पे लग रहा है, तो 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इधर लोग जाते तो अपनी मर्जी से हैं, अरे रहने दो। नंबर 1, बाद में फेयर वैल्यू पता लग भी जाए तो भी कॉस्ट पर ही पड़ी रहेगी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, रेजिडुअल वैल्यू को 0 लेना है, चाहे सवाल में गिवन भी हो। ओके, डन। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, हाजमा भी सही होता जा रहा है ना, हजम भी होती जा रही है चीज़ें, एक ही दिन तो नहीं पढ़ा जाता, ऐसी सोए होते हैं, ठीक है। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह से, बल्कि मुझे लगता है गवर्नमेंट ग्रांट भी साथ ही ख़त्म हो गया है, तो हफ्ते वाले दिन जब जोहर के बाद आऊँगा तो इनकी सारी थेरियाँ फड़का के उधर मारेंगे, इनके MCQs करके इंशाल्लाह संडे को सुकून से आप सुनना, मंडे को आओगे तो करेक्शन ऑफ एरर शुरू करेंगे। होय चस आ जाएगी भाई, कह रहे हैं। अच्छा जी, वापस आए, ये समझ आ गई? समझ आ गई? समझ नहीं आई तो तुम अभी यूं कर रहे थे। अच्छा, ओ यस, ये वाला, ओ यार खुदा वैसे यार मैनू क्यों कंफ्यूज कर दे हो यार तुसी। अच्छा भाई साहब, कॉस्ट मॉडल लगाओ या फेयर वैल्यू मॉडल लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मॉडल चूज करो वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे लगाना। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पर आपको लग रहा है
कि नहीं अवेलेबल होगी। और ये होता कब है? इनिशियल मेजरमेंट पे, पहले दिन ही जब लेकर आते हैं उसी दिन देख लेते हैं इतने नहीं लबनी, तो उसको मजबूरन किस पे रख लेना? कॉस्ट पे। लेकिन फिर ये दो चीज़ों का ख्याल रखना, बाद में फेयर वैल्यू मार्केट बेहतर हो, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल हो भी जाए, इसको अब नहीं ला सकते, इसको नहीं ला सकते, डिस्पोजल तक ये ऐसे ही है या फुली डेप्रिशिएट हो जाए, ठीक है। और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू गिवन भी हो तो इसको क्या करना है? जीरो अज्यूम करना है। अब ये मैंने आपको करेक्शन करवाई थी कि मैं गलती से इस स्कॉर्पियो वाले सवाल के अंदर ये गलती कर गया था। सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन थी, मैंने कहा था इसको नहीं लेना क्योंकि ये मजबूरी के अंदर हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा है इसको, ठीक है। और इसकी इस फिगर को सही करने की वजह से इसको माइनस ना करें तो यहाँ पर क्या आता है? 500, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1500। और नोट के अंदर फ़र्क ये पड़ेगा, यहाँ पर 1500 आएगा, यहाँ पर 500 आएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा, और यहाँ पर 3000 आ जाएगा। जी क्या हो गया? सही कर लो, एक ब्लैंको ले लेना। ओके, उसके बाद ज़रा देख लूँ मैं, कुछ और एक आधा लफ्ज़ हो सकता है। कहता है कॉस्ट मॉडल में वही करो जो IAS 16 में करते थे, फेयर वैल्यू में वो करो जो सर ने पहली क्लास में बताया था, डेप्रिशिएट मत करो, हर साल के एंड में फेयर वैल्यू पे ले जाओ, गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। टाइम पूरा हो गया, अल्लाह दी मर्जी। कीप ऑन रीडिंग, अब ये सारा रीड करके आना है आपने डिस्क्लोजर्स के अलावा, ठीक है। जिंदगी रही तो कल इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओह एक मिनट, MCQs IAS 40 के सारे किए थे? कितने बच्चों ने? वो हो तो नहीं गए? फिर भी मैं करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।